कि R1 और R2 नामक दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि R1 लेस देन R2 है तो दोनों के बीच समान विभवांतर होने पर उनमें प्रवाहित धारा के बीच में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बताइए इसका उत्तर थोड़ा सा सोच के। और देखिए अभी हमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन वॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, बस थोड़ा कोशिश कर लेनी है कि डायरेक्टली हमारा इससे उत्तर आ जाए। देखो, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, आप ऐसे याद रखना इसका उत्तर कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हों, तो जो छोटा प्रतिरोध है, छोटे प्रतिरोध में से धारा अधिक बहेगी। इस चीज को डायरेक्टली याद रखना, ठीक। और जब ये दोनों श्रेणी में जुड़े हों, जब ये दोनों श्रेणी में जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों, तो बड़े रजिस्टर से अधिक धारा बहेगी। अब ये आपको दिया है समांतर क्रम और R1 जो है छोटा है, तो R1 से प्रवाहित धारा जो है वो R2 से प्रवाहित धारा से अधिक होगी, यानी R1 में ज्यादा धारा बहेगी देन R2, ठीक है। अगला सवाल, कथन क्या है कि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता चांदी, क्रोमियम और लोहे की तुलना में अधिक होती है। देखो भाई, हमने पढ़ा नाइक्रोम हीटर में इस्तेमाल होता है और इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है चांदी, क्रोमियम और लोहे से। ये बिल्कुल सही बात है, नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी भी है। उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों का उपयोग सामान्यतः विद्युत उपकरणों में तापन अवयव के रूप में किया जाता है। तापन अवयव का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदल देते हैं उस तार के थ्रू। यानी अगर आप एक नाइक्रोम का तार लगाएंगे तो इसमें मान लो आप 10 एम्पियर की धारा दे रहे हो, तो ये सारी धारा को किस में बदल देगा? ऊष्मा में। लेकिन चांदी ऐसा नहीं करेगी। चांदी को अगर आप 10 एम्पियर की धारा दोगे तो ये 10 की 10 एम्पियर को हो सकता है यहाँ दे दे। ऐसा क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। क्या ऐसा करके ये नुकसान कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मेरा फ़ायदा है, मैं इलेक्ट्रिक आयरन में इसका इस्तेमाल करता हूँ, हीटर में करता हूँ, बल्ब में करता हूँ। तो ये उपकरण क्या करते हैं? ये उपकरण उच्च प्रतिरोध वाले होते हैं और सामान्यतः विद्युत उपकरणों में तापन यानी कि गर्मी उत्पन्न करने के काम आते हैं। दोनों कथन सही हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। बस आपसे तो इतना पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही हैं, ठीक। अगला सवाल, कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखो, कूलाम का नियम तो हमने पढ़ लिया। कूलाम का नियम आवेशों के लिए होता है और आप इतना याद रखना कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है। आपने ये सीखा कि भाई प्लस और प्लस यानी कि समान आवेश होंगे या माइनस और माइनस, इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल। और अगर अपोजिट होंगे प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो ये नियम किसके लिए लगता है? ये बिंदु आवेशों के लिए लगता है। ये बहुत छोटे छोटे चार्जेस के लिए लगता है, छोटे छोटे आवेशों के लिए लगता है। विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक प्रयोग होता है? Which law is most often used when calculating the electric field, especially when highly symmetry is present? ये सवाल ना थोड़े से आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। एक नियम होता है गॉस का नियम। गॉस का नियम विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, विद्युत क्षेत्र के को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको इतना गहराई में नहीं जानना, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हिंट पकड़ना है। देखिए, लेंज का नियम क्या है? जब भी एक शब्द आए कि भाई कुछ चीज विरोध कर रही है, एक दूसरे का अपोज कर रही है, तो उसमें लेंज का नियम होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, इतना गहराई में मत जाओ कि कौन सा किसका विरोध करेगा। जब भी सवाल में आपको विरोध जैसी कोई चीज नजर आए तो लेंज का नियम समझ लेना। फैराडे साहब का नियम क्या है? फैराडे साहब का नियम होगा प्रेरण से संबंधित। इसमें एक आपको शब्द मिलेगा प्रेरण यानी कि इंडक्शन। तो इंडक्शन शब्द मिले तो कहना ये फैराडे साहब का है। और कूलाम साहब का नियम होगा आवेशों से संबंधित, जो पीछे मैंने आपको बताया है, चार्ज से रिलेटेड होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, ठीक है। ये चार्ज से रिलेटेड होगा, अट्रैक्शन का होगा और रिपल्शन का होगा। अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है? ये कहता है कि स्तंभ 1 का मिलान करिए कि कौन से चालक में किस तरह का आवेश होता है। चालक का मतलब क्या हो सकता है? धातु भी हैं, गैस भी हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो विलियन, H2SO4 वगैरह का, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का, या NaCl का। तो देखो, विलियनों में तो क्लियर समझ में आता है, जैसे आप NaCl पढ़ते होंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इनको आप कहते हो आयन, ठीक।
तो इलेक्ट्रोलाइट एक विलयन है और इसमें आवेश कौन ले जाते हैं, आयन ले जाते हैं। तो सी का तो हो जाएगा आपका 1, इसमें तो ले जाते हैं आयन। धातुओं में कौन ले जाते हैं, धातुओं में आवेश को ले जाने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, और गैसों में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयन भी होते हैं। तो सी का 1, ए का 3, सी का 1 यहाँ है लेकिन ए का 3 नहीं है, ये सी का 2 है, सी का 1, ए का 3, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छे से याद करके जाइए। अगर सवाल नए भी मिल रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे हैं, फिर भी ये तसल्ली आपको होनी चाहिए कि भाई मैं इन सवालों को करके जाऊंगा, सीख रहा हूं मैं नया। अगला सवाल, और अब चलते हैं हम मैग्नेटिज्म की तरफ, थोड़ा सा चुंबकत्व की तरफ। देखिए क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं चुंबक से रिलेटेड। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बिंदु के रूप में प्लैंक के विद्युत चुंबकीय विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने में सफल थे। कहानी मत सुनो कि कौन क्या कर रहा था, बस इतना याद रखो कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की है, आइंस्टीन साहब ने की है, और आइंस्टीन साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ऐसे याद रखो कि आइंस्टीन साहब नोबेल प्राइज लेते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, आइंस्टीन साहब नोबेल प्राइज लेते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल, चुंबक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मैग्नीशिया शब्द से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी चुंबक होती है जो विद्युत से बनाई गई होती है, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बनाई होती है, और ये टेम्परेरी होती है, यानी कि अस्थायी होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लोह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी तापमान सबसे अधिक होता है? तो कौन सा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका क्यूरी तापमान सबसे ज़्यादा होता है? देखिए क्यूरी तापमान का मतलब क्या होता है, अगर आप चुंबक को गर्म करोगे ना, अगर आप एक मैग्नेट को गर्म करोगे तो उसका जो, तो क्यूरी तापमान क्या होता है, जब उसमें से चुंबक का गुण पूरा गायब हो जाए। अब कौन सा मटेरियल ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा झेल लेता है तापमान को? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल भाग से दुर्बल भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाते हैं? देखो दुनिया में ना 3 तरह के मटेरियल होते हैं, समझना मेरी बात को। एक, दुनिया के सारे मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं 1, 2 और 3। एक मटेरियल वो होते हैं कि जो चुंबक को अपनी ओर बहुत हाईली अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे आपके ग्रुप से एग्जांपल लेता हूँ, आपके ग्रुप में ना 3 तरह के लड़के होंगे, शादी ब्याह में कहीं गए तो उनको 4 मिनट में मोहब्बत हो जाती है, मैं बिल्कुल फ्रैंक शब्दों में बोलूँ तो 4 मिनट में मोहब्बत हो गई, और जब तुम उनसे कहोगे अरे चल भाई चल खाना खा लिया तो वो कहेंगे थोड़ी देर और रुक जा। एक वो होते हैं कि जो कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन चोरी छिपे, वो कहेंगे, तुम कहोगे बेटे किसे देख रहा है, पकड़ लिया, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो यार ऐसे ही देख रहा हूँ, खंबे को देख रहा हूँ, है ना। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं बट हल्के हल्के से अट्रैक्ट होते हैं, और भैया कुछ हैं बजरंग बली के भक्त कि वो अट्रैक्ट तो छोड़ो रिपेल कर देते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसको दूर भगा देते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से दूर भगा देते हैं। अब मुझे बताओ कि वे, अच्छा इनको क्या बोलते हैं? तो भैया इनको तो बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी उल्टा बताया मैंने। इनको बोलते हैं डाया, इनको बोलते हैं पैरा, और इनको बोलते हैं फेरो। ठीक, इनको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय, और इनको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय। अब बताओ, देखिए दुर्बल भाग यानी कि मैं एक शब्द इसमें ये पकड़ लूं कि दुर्बल भाग, दुर्बल का मतलब इनकी जो मैग्नेटिक टेंडेंसी है ये बहुत दुर्बल है, ये बहुत कमजोर है। तो ये कौन से मटेरियल होते हैं? दुर्बल तो यही है ना कि जो बिल्कुल इसको दूर भगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी बजरंगबली के भक्त हैं। ऐसे तो कहने को तो सभी वही वाले भक्त हैं, लेकिन असल लाइफ में कौन कितना है वो तो सब एक दूसरे का अपना अपना खुद ही जानते होंगे, कहने में थोड़ा ना कोई किसी से कुछ कहेगा। एक ऊर्ध्वाधर तल है जो चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा से होकर गुजरता है।